आज हम हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषा का काल विभाजन रहा है और हिंदी भाषा के इतिहास का दौर जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें उन कवियों के द्वारा लिखी गई समस्त रचनाएं बताई जाएंगी जो पिछले कुछ वर्षों में सब इंस्पेक्टर या एमपीएससी सी सेट में या एमपीएससी और जो पटवारी की परीक्षाओं में आई हैं वो समस्त रचनाएं इसके माध्यम से अपन समझेंगे। देखिए, काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक चिंतामणि में किया है। इसके अनुसार हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है उसको 4 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं काल विभाजन में पहला काल आदिकाल है। आदिकाल, इसी का दूसरा नाम है वीर गाथा काल। आदिकाल या इसी को कहा जाता है वीर गाथा काल। इसके बाद जो दूसरा है समय है वो है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चौथा काल है गद्य काल जिसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, चौथा काल है गद्य काल या आधुनिक काल। इनका कालक्रम निम्नानुसार किया गया है। आदिकाल को 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक का समय रहा है। आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी का समय है। भक्ति काल, इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी तक रहा है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय 1700 से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल है 1900 से आज तक। इस प्रकार काल विभाजन रहा है। सबसे पहले आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल। अब इस काल में लिखी गई रचनाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि में एक काल विभाजन दिया गया है। आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के कवि और रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रचनाओं से बनते हैं जिनमें अलग अलग टेस्टों में रचनाएं पूछी जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आदिकाल का जो पहला कवि है वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारत में खड़ी बोली का जनक, ज़बान हिंदवी उर्दू भाषा का जनक, कव्वाली, तबला और सितार का जनक माना जाता है और इसे आदिकाल का प्रमुख कवि माना गया है। आदिकाल का पहला कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है नजर ए हिंद। नजर ए हिंद। इसे भारत का तोता भी कहा जाता है। इसे भारत का तोता या तोतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के बाद जो दूसरा सबसे जो रीतिकाल का जो आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि था उसका नाम है चंदवरदाई। चंदवरदाई आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि है। अमीर खुसरो आदिकाल का प्रथम कवि है जबकि चंदवरदाई
आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद जितनी भी रचनाओं में रासो आता है, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पूरी रासो परिवार की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं हैं। तीसरा अगला इसमें परमाल रासो जो जगनिक की रचना है। जगनिक की रचना परमाल रासो इसी काल में लिखी गई है। परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है। जो आलाखंड है वो परमाल रासो है जिसे जगनिक ने लिखा है। इसके बाद चौथा है विद्यापति, जिसे मैथिल भाषा का कोकिला भी कहा जाता है। इसकी रचना है पदावली। इसे मैथिल भाषा का कोकिला कहा जाता है और इसकी रचना का नाम है पदावली। ये रचनाएं आदिकाल की लिखी गई प्रमुख रचना है। इसके अलावा जैसे नरपति नाल की है बीसलदेव रासो, इसी काल की प्रमुख रचना है। तो जितनी भी रचनाएं रासो परिवार से संबंधित हैं वो सभी रचनाएं आदिकाल में लिखी गई हैं। आदिकाल के बाद दूसरा जो काल आता है वो आता है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति काल जागृति का काल था। उस समय मध्यकाल में भारत में विदेशियों के आक्रमण के कारण जो स्थिति में गिरावट आ गई थी उसको पुनः जागृत करने के लिए भक्ति के माध्यम से इस काल के कवियों ने उस युग के व्यक्तियों को जागृत किया। और भक्ति काल इसी कारण से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का समय 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य रहा था। भक्ति काल में एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि आते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि आते हैं। अब इनके अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सूरदास। एक सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं जो 10वें रस बादशाह रस के जन्मदाता हैं। इस सगुण भक्ति धारा संबंध है और वहाँ कृष्ण है जिन्हें अष्टचाप के जहाजों में भी सम्मिलित हैं। सूरदास की प्रमुख रचना है सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इस सूरदास की हैं। इसके बाद दूसरे तुलसीदास जो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिनका सबसे प्रिय महाकाव्य या सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस में 7 खंड है। इसके बावजूद भी उसे महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान अष्टक, रामलला नहचू आदि 12 रचनाएं तुलसीदास द्वारा लिखी गई। तुलसीदास अकबर के समकालीन व्यक्ति थे, लेकिन कभी अकबर के दरबार में नहीं गए। तीसरे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी रचना का नाम है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम पद्मावत है। यहाँ से क्वेश्चन था, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन रहे हैं और इनकी रचना का नाम है पद्मावत। यहाँ रामचरित मानस
इसके अलावा रसखान, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। मीराबाई, मीराबाई इसी काल की थी, जिनका नरसिंह जी का माहिरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, ये रचनाएं सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से कोई न कोई इन कवियों की रचनाओं में से आती हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मीराबाई का है राग गोविंद, इसके अलावा रैदास जो मीराबाई के गुरु थे, रैदास मीराबाई के गुरु थे, इसी काल में रचनाएं लिखी गई हैं। आगे कबीर, कबीर ने कभी भी पढ़ाई नहीं की बिल्कुल, इस कारण से इनकी जो रचना है वो बीजक में इनके शिष्यों द्वारा इनकी उपदेशों को संकलित किया गया है। बीजक को 11 खंडों में बांटा गया है, जिनमें साखी, सवत, रमेनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं जो ज्ञान मार्ग के थे। इसके अलावा नानक, गुरु नानक, ये इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं और ये सब भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रीतिकाल। रीति का अर्थ होता है श्रृंगार, और रीतिकाल में लिखी गई रचनाएं श्रृंगार रस पर आधारित थी। रीतिकाल में लिखी गई रचनाएं, रीतिकाल इसे उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, या इसी को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल में लिखी गई समस्त रचनाएं श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं थीं, और रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये समय था 1700 से 1900 के बीच का समय। इस काल में लिखी गई रचनाएं, इस काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो श्रृंगार रस, केवल इसमें जो भूषण थे, भूषण वीर रस के कवि थे, जबकि वो रीतिकालीन कवि है। इसके अंतर्गत केशवदास, इनका संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से है। मध्य प्रदेश के ओरछा से, जो वर्तमान निवाड़ी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। केशवदास की जो प्रमुख रचना वो है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर चंद्रिका और रामचंद्रिका, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें रसिक प्रिया इनकी ब्रह गाथा का वर्णन करती है। तो केशवदास रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचना है रसिक प्रिया। इसके अलावा बिहारी, बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे। राजा जयसिंह के दरबारी जो राजस्थान के राजा थे, लेकिन इसके बाद भी बिहारी की जो प्रमुख भाषा थी, इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में माना जाता है, और उनने अपनी एक रचना के माध्यम से अपने जन्म के बारे में बताया है। तो उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनका जो तरुणावस्था के बाद जो उनकी शादी हुई थी वो मथुरा में हुई थी। इस कारण से इनकी जो भाषा रही वो ब्रज भाषा थी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, जिसमें इनने गागर में सागर भरने का काम किया है। इसके अलावा जो अन्य कवि हैं, घनानंद, जिसमें सुजान सागर, यह भी एक ब्रह गीत से संबंधित रचना है। सुजान सागर घनानंद की है। तो ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये अलग अलग धाराओं के कवि रहे हैं। इसके अलावा पद्माकर, पद्माकर का संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो पद्माकर का संबंध सागर जिले से है।
बिहारी का संबंध ग्वालियर से है। केशवदास का संबंध ओरछा के निवाड़ी से है। इस कारण से महत्वपूर्ण है। पद्माकर, जगत विनोद, और पद्माभरण इनकी प्रमुख रचना है। तो ये सब रीतिकालीन कवि हैं। इसके अलावा भूषण भूषण रीतिकाल में होते हुए इनकी जो रचनाएं लिखी गई हैं वो वीर रस से प्रधान रचनाएं हैं, जबकि जो इस काल के अन्य कवियों ने रचनाएं लिखी हैं वो श्रृंगार रस से युक्त रचना है। तो भूषण की है सेवा बावनी, आदि इस काल की प्रमुख रचना है। इसके बाद का जो समय आता है वो समय है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल नाम भी दिया गया है। आधुनिक काल या गद्य काल जो समय 1900 से माना जाता है, लेकिन इसका दौर पहले से प्रारंभ हुआ था। इस काल में भारतीय युग और जो वर्तमान समय में जो रचनाएं लिखी जा रही हैं वो आधुनिक काल की रचनाएं हैं, जिसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल का विभाजन 1900 से किया गया है। जो वर्तमान समय में जो चल रहा है वो आधुनिक काल का समय है। तो गद्य काल इसी का दूसरा नाम है। आधुनिक काल जो 1900 ईस्वी से आज तक का समय है। गद्य काल को विस्तृत तरीके से समझने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको 6 भागों में बांटा है। गद्य काल को, आधुनिक काल या गद्य काल को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भारतेंदु युग। इसके बाद दूसरा है द्विवेदी युग। तीसरा है छायावाद। चौथा है प्रगतिवाद। पांचवा प्रयोगवाद। छठवां जो समय है वो है नई कविता। तो इस प्रकार से गद्य काल या आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला काल भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग को हिंदी के आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारतेंदु युग का समय 1900 से थोड़े पहले से प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से इनका काल 1850 ईस्वी से 1900 के मध्य जो रचनाएं लिखी गई हैं वो आधुनिक काल की रचनाएं लिखी गई हैं। आधुनिक काल के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस काल के कवि, लेकिन इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी पर किया गया है। उनकी रचना का नाम जो उन्होंने प्रतिपादन किया था वो सरस्वती नामक एक पत्रिका में इसका प्रतिपादन किया था। तो द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 तक माना जाता है। इसके बाद का समय आता है छायावाद का युग। इस काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो ईश्वर और आत्मा से संबंध रचनाएं लिखी गई हैं, जो 1920 से 1936 तक होती हैं। इसके बाद आता है प्रगतिवाद जो 1936 से प्रारंभ होकर 1943 तक, और प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक। नई कविता 1950 से आज तक। इस प्रकार आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। इसके बाद की रचना जो आगे हैं आधुनिक काल को हम कल से पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित टेस्ट भी आगे, इनसे संबंधित टेस्ट ही मिलेंगे, और इनकी पूरी तैयारी करते जाएं, इनके नोट्स बनाते जाएं, आगे इनके टेस्ट ही मिलेंगे।